धन्यवाद। और डॉक्टर अनिल रंगा जी को हम सभी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि डॉक्टर अनिल रंगा साहब लगातार हरियाणा की आवाज को, भारत की आवाज को, संविधान की आवाज को, महापुरुषों की आवाज को बुलंद करते हैं। सभी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत जल्दी की डॉक्टर साहब आपको बधाई। आप लंबी उम्र आपकी हो और आपकी ओजस्वी आवाज इसी प्रकार से पूरे हरियाणा, भारत, संविधान और सभी के अधिकारों के लिए गूंजती रहे। आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। नरेश कुमार सुबेदार साहब स्टेज पर आ जाएं और अजीत मैडम साहब से निवेदन है कि एक सौ पूरे खड़ा जो अरे भाई लेट होने के लिए मंत्री साहब, लेकिन भीड़ फाड़ में जवान सम्मेलन का बहुत गजब का प्रोग्राम वहां से करके आए हैं और रंगा साहब के लिए गाना में लिखा था लेट हो गए और रंगा साहब के बेचारे ने 1.5 घंटा भी बोला, लेकिन भाई फिर भी हम टाइम पर नहीं बोल पाए। एक बार रंगा साहब के लिए ताली बजाओ, 2 लाइन सुना दो भाई। जन्मदिन रंगा साहब का, ताली बजा के बोलो सर। जन्मदिन रंगा साहब का, सब दिल खुशी मनाओ, सब दिल खुशी मनाओ, सब झूमो नाचो गाओ। जन्मदिन रंगा साहब का, सब दिल खुशी मनाओ। जन्मदिन रंगा साहब का, सब दिल खुशी मनाओ। भाई प्रोग्राम में लेट हो गए, एक में भी लेट हो जब आप लगते फाड़ दो। निवेदन करता हूँ कि जो भाई डॉक्टर अनिल रंगा जी को सुनना चाहते हैं, एक बार जो बाहर गली हमें खड़े हैं मंच पे डॉक्टर अनिल रंगा जी पहुंच चुके हैं, वो उनको सुनने के लिए कुर्सियों को फुल करते हैं। आदरणीय डॉक्टर अनिल रंगा जी। आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आपकी जेब के अंदर जो एक वर्ल्ड चल रहा है उस मोबाइल को निकाल लीजिए। आप फेसबुक लाइव आप करें, इसका मेरा निवेदन है। जो हमारे युवा साथी हैं, तो हमारे बीच में बहुत ही जुझारू 28 साल से जो लगातार संघर्ष कर चुके हैं और गली कूचा मोहल्ला और हर दिल में बसते हैं डॉक्टर अनिल रंगा जी हमारे बीच में आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं, तो फेसबुक लाइव चलाने का आपसे निवेदन है कि सभी साथी अपना फेसबुक लाइव जरूर चलाएं, जिससे पूरे भारत के अंदर ये आवाज़ पहुंचे। तो मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर अनिल रंगा साहब का एक नारे के साथ मैं कहूँगा, हरियाणा का बब्बर शेर आप कहेंगे डॉक्टर अनिल रंगा दिलेर। हरियाणा का बब्बर शेर, हरियाणा का बब्बर शेर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कितना ही आपका एहसान मानूं, आज कर्जदार आप लोगों ने मुझे बना दिया, क्योंकि बहुत सालों से हम लोगों ने नेता और नेताओं के बच्चों को इस तरह से सम्मानित होते देखा था। आज पहली बार आपने एक मजदूर के बेटे को, एक आम परिवार के बेटे को, सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को जानवर से इंसान बनाया, हमारी पहचान बताई और पहचान बना करके हमें आज मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। उन्हीं के साथ बेजुबानों को जुबान देने वाले, घर घर में नेता पैदा करने वाले और उत्तर प्रदेश में
बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले मान्यवर साहब कांसीराम जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। मेरे दाई ओर रहबर आजम सर छोटू राम जी, जिन्होंने किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी मुक्ति दिलाई, जिनको दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। और तमाम महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, नारायण गुरु और उनके साथ साथ हरियाणा में भी कई लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय आंदोलन को जमीन पे उतारा। आप लोगों को पहली बार सम्मान से चौधरी शब्द दिया। चौधरी चांदराम जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। जितने भी लोग हमारे समाज के जमींदार हैं, जिनके घर में खेती की जमीन है, चौधरी चांदराम जी की देन है। जिन्होंने काम किया उनको याद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उन्हीं के साथ साथ हरियाणा में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय आंदोलन को चौधरी चांदराम के बाद चौधरी जगन्नाथ जी ने, जिनके अंदर इतनी दिलेरी थी कि 3-3 मुख्यमंत्रियों की सरकार तोड़ी, ऐसी शख्सियत को भी नमन करता हूं। और हरियाणा में हर गांव में पीड़ित व्यक्ति की आवाज बने। एक समय में दलित उत्पीड़न में सामाजिक नेता के तौर पे आपके बीच में आए पूर्व आईएएस, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर कृपाराम पूनिया, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं, जिन्होंने उजड़े हुए लोगों को बसाने का काम किया। ऐसी शख्सियत को भी मैं बार बार नमन करता हूं। और जिन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़े, चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति हैं, किसी भी समाज की शख्सियत हैं, हर उस शख्सियत को कोटि कोटि वंदन करता हूं जिन्होंने गरीब दलित पिछड़ों के लिए संघर्ष किया। आज इस संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन के 9वें अधिवेशन में, प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारी कोर कमेटी की पूरी टीम, एक एक व्यक्ति का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। मेरे माता पिता, मेरे गांव के लोग, अंबेडकर सभा जींद के सभी पदाधिकारी और हरियाणा के कोने कोने से आए, जिनके कदम मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, जिनके कदम मेरे मार्गदर्शन के लिए आए, जिनके कदम हरियाणा में परिवर्तन के लिए आए, आप सभी के कदमों में मैं सर झुका करके कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं एक साधारण परिवार का लड़का, यही कॉलेज में पढ़ते थे, छात्र नेता रहे, फिर विश्वविद्यालय चले गए कुरुक्षेत्र, वहां भी छात्रों का काम करने का अवसर मिला। जितना हुआ इतना किया। कभी ये नहीं सोचा था कि सरकारी नौकरी करनी है, और जैसा सोचते गए ऐसा होता गया। ये सोचा था कि एक दिन कि समाज के लिए काम करेंगे, बड़े सत्र पर समाज को जोड़ेंगे, और इसी कड़ी में हमारी मदर पार्टी ज्वाइन की और वहां भी पूरी ईमानदारी से काम किया। और जिस आशा उम्मीद के साथ उतर गए थे, जिस भरोसे के साथ गए थे
अपनी जवानी देकर भी ये पाया कि वो भरोसा और वो उम्मीद वहां पूरी नहीं हो सकती थी। मैंने 2 साल गवर्नमेंट जॉब की, जॉब छोड़ के बीएसपी ज्वाइन की थी। आज कोई आदमी जॉब नहीं छोड़ सकता, घर में चूल्हा नहीं जलेगा उसके। मैं आज भी किराए पर रहता हूं, मेरे माँ बाप सामने बैठे, मेरे बच्चे सामने बैठे। इन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया, आज तक ये नहीं कहा कि बेटा 1 रुपये कमा के लाओ। ये सबसे बड़ी ताकत है मेरी, कभी नहीं कहते और कभी किसी से डिमोटिवेट नहीं होते। बहुत लोग कहते हैं कि आपका बेटा भी नौकरी लग जाता है, ये हो जाता, वो हो जाता। मैंने कभी भी समझाने की कोशिश भी नहीं करी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई इतना कह रखा कि गलत काम नहीं करेंगे, आपका सर नहीं झुकने देंगे। यही मैं मेरे गांव के लोगों को कहता हूं, यही मैं मेरे गांव के लोगों को कहता हूं और यही मैं मेरे अपने जितने साथी हैं सारे सबको यही मैं बोलता। और धीरे 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 करके आज 9वां अधिवेशन हमारे जिले में ये हो रहा है। और ऐसे ऐसे चेहरे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनके पीछे 5-5, 10-10 हजार लोग हैं, वो भी यहां बैठे हैं। ये पंडाल भरना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि चिंतनशील लोग आए, समझदार लोग आए, विचार करने वाले लोग आए, चीजों को समझने वाले लोग आए। और ऐसे लोग जब आते हैं तो कोई अफवाह आती है तो उसका बाहर से इनकाउंटर कर देते हैं। भीड़ अफवाह का इनकाउंटर नहीं कर सकती। हमने किसी की दिहाड़ी मजदूरी छुड़वाने की कोशिश नहीं की। उन ऐसे लोगों को बुलाने का काम किया जो चीजों को समझते हैं, जो 40 साल से लगातार ये देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कोई लीडर नहीं है। आज से 30, 35, 40 साल पहले डॉक्टर कृपाराम पुनिया का नाम था, चौधरी चांदराम का नाम था, जगन्नाथ का नाम था। इनके पिछले 10-15 साल जो गए उन पर चर्चा नहीं करता मैं। चौधरी चांदराम जी ऐसे आंदोलनकारी थे, इन्होंने बीड़ सुनार का एक ऐसा आंदोलन किया, करीब 6000 लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी थी, तिहाड़ जेल भर दी थी इन्होंने। जमीन का आंदोलन था और कहा कि या तो जमीन लेकर जाऊंगा या मेरी डेड बॉडी लेकर जाएगी। ऐसे ऐसे नेता थे हमारे। हमने ऐसे नेताओं को भुला दिया, ऐसे नेताओं को छोड़ दिया और फिर 60,000 एकड़ जमीन आपके समाज के लोगों को मिली। वो आंदोलन कामयाब हुआ। और ऐसे कद्दावर नेता जब पहली बार हरियाणा बना 1966 में, तो पहली सरकार बनी भगवत दयाल शर्मा की। और भगवत दयाल शर्मा ने चौधरी चांदराम जी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, तो चौधरी चांदराम जी ने मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा को कहा कि पंडित जी, मैं तो जब महापंजाब था, हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे, तब भी मंत्री बनता था, तो आपसे तो मेरी कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि आपने ऐसे मेरे समाज के साथ क्यों किया। हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा ने कहा कि आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, कि आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। तो चौधरी चांदराम जी ने कहा कि ये तो समय बताएगा किसके ग्रह नक्षत्र सही है, किसके गलत है। कुछ दिनों के बाद स्पीकर का चुनाव होता है और जब स्पीकर का चुनाव होता है तो 13 विधायक गायब कर दिए जाते हैं और पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार टूट जाती है और चौधरी चांदराम डिप्टी सीएम बनते हैं और राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसे ऐसे नेता थे हमारे। हमने ऐसे नेताओं को बुला दिया, इसलिए तो हमारे नेताओं में दिलेरी खत्म होगी। हम भूल गए ऐसे नेताओं को, इसलिए आज हमारी नेतागिरी खत्म हो गई। हमारे नेता पिट रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी दिलेरी खत्म कर ली।
डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी, कई गांव ऐसे हैं जहां पे दलितों को उजाड़ा गया, पलायन किया गया। देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, गुना के अंदर घटना हुई, डॉक्टर कृपाराम पुनिया मिनिस्टर थे। डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने देवीलाल से बात करी। देवीलाल की सरकार भी कृपाराम पुनिया चलाते थे, सारी की सारी ताकत उनके पास थी। देवीलाल तो साथे बड़े आदमी थे, डॉक्टर कृपाराम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आईएएस थे। तो देवीलाल से कहा, सुनने की बात है कि मुझे मेरे समाज का सम्मान बहाल कराना, सम्मान और स्वाभिमान। तो देवीलाल ने कहा कि इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कृपाराम पुनिया जी ने कहा कि 350 परिवार हैं, सबके लिए खेती की जमीन भी चाहिए, घर भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए। हिसार बरवाड़ा के पास उनके लिए जमीन ली, खेती की जमीन ली, मकान बना कर दिए, हॉस्पिटल बना के दिया, स्कूल बना के दिया और नौकरी की व्यवस्था करी। ऐसे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर थे डॉक्टर कृपाराम पुनिया। आज आपका मिनिस्टर, आज आपके नेता या पिछले 20-30 साल के नेता कोई 100 गज का प्लाट नहीं दे सकते, 50 गज का प्लाट नहीं दे सकते। उजाना के अंदर हमारे लोगों ने बड़ा आंदोलन किया अपनी जमीन के लिए, लेकिन 50 गज का प्लाट भी आपका मिनिस्टर दिला नहीं पाया, समझौता कराने आ गया। ये सामाजिक नेता नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं। डॉक्टर कृपाराम पुनिया, डॉक्टर चौधरी चांदराम सामाजिक नेता थे, समाज के लिए लड़ते थे। और जब वो समाज के लिए लड़ते थे, दोबारा जीत नहीं पाए, उन्होंने अपनी राजनीति भी खराब कर ली। 6 बार डॉक्टर कृपाराम पुनिया हारे, 5 बार चौधरी चांदराम हारे, जीत नहीं पाए। इसी प्रकार जगन्नाथ जी, चौधरी जगन्नाथ जी भी दबंग नेता थे, बंशीलाल की सरकार तोड़ी। आज तोड़ के दिखा दो ना कोई विधायक हमारा समाज का। देवीलाल की सरकार तोड़ी, भजनलाल की सरकार तोड़ी, हमारे बिना काम ही नहीं चल सकता किसी का। इतने दबंग नेता। 1960 में चौधरी चांदराम ने चौधरी शब्द लिख दिया था, जब तो जाट समाज के लोग भी चौधरी नहीं लिखते थे। कितना बड़ा मनोबल बढ़ाया आपका। बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को ऐसे आगे बढ़ाया। तो सम्मानित साथियों, एक बात है क्यों आपके बीच में रखी, क्योंकि आपके अंदर ये आए कि हम लोग हरियाणा की सत्ता में कद्दावर लोग रह चुके। आप ये जानो, भूल चुके हो, लंबा समय हो गया, चर्चा ही नहीं होती कौन चौधरी चांदराम, कौन डॉक्टर कृपाराम पुनिया, कौन जगन्नाथ। हम लोगों ने भुला दिया और ये कहना शुरू कर दिया चाहे कुत्ते के गले में पट्टा आ जाए, वोट हम नहीं यहाँ दे रही है। क्यों भाई, क्यों देनी है? बाबा साहब ऐसे दे के गए थे वोट का अधिकार, हम कुत्ते का पटका डाल दोगे उसको वोट दे देंगे? नहीं देंगे ऐसे वोट। अपनी सरकार बनाएंगे। हमारा समाज कम थोड़ा है। हरियाणा में जाट समाज, हरियाणा में सम्मानित जाट समाज 26% है और 26% में 4 जगह सीएम के उम्मीदवार। नंबर 1 कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री है। इनेलो की सरकार बने तो अभय सिंह चौटाला है। जेजेपी की बनेगी तो दुष्यंत है। और बीजेपी जब जाट की बारी आएगी तो उसमें भी कतार लगी हुई है। बीजेपी के अंदर भी बहुत जाट नेता है। 4 जगह 26 को 4 जगह भाग दे दो, 6.5% पे एक सीएम का उम्मीदवार। यही है ना, 6.5% पे एक सीएम का उम्मीदवार। और हरियाणा में एससी समाज 25% और 25% में 16% अकेला चमार और 16% में सीएम का तो दूर का आपका कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है। का आपका कैबिनेट मिनिस्टर भी ढंग का नहीं है जो आपकी बात उठा दे, आपकी बात का समाधान कर दे, आपकी समस्या का समाधान कर दे। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए जाट समाज के लोगों से कि वो 6% पे सीएम के उम्मीदवार और हम 16-17% पे एक भी नहीं है और टोटल 25% है। सारा भाईचारा हमारा, हम सीएम के उम्मीदवार नहीं है। बाबा साहब ने तो अपनी उंगली उधरे तो की है, उनकी उंगली मंदिर मस्जिद चर्च की तरफ नहीं है, उनकी उंगली है विधानसभा और लोकसभा की तरफ। और यह साबित किया उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी सरकार बनाई। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय बहन जी का, जिन्होंने साबित किया कि भाई हम भी शासक बन सकते हैं और शासक बन के दिखाया। तो हरियाणा के लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए? अपनी सरकार बना के अपने बलबूते
बलबूते पे अपने पांव पे खड़ा होकर के, अपने पांव पे खड़े होने की बात मैं क्यों कहता हूं? हरियाणा की प्रतिभा, हरियाणा के मालिक क्यों है, ये किस लिए मैं कहता हूं? मैं इसलिए ये बात कहता हूं, जब चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने तो जाट समाज के लोगों ने उनका अभिनंदन किया। हिमाचल के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, दिल्ली के, पंजाब के जाट इकट्ठे हुए। किसी ने कहा जी बिल में जो बिजली के बिल है माफ करो, किसी ने कहा जी जो ट्रैक्टर का लोन लेते हैं जी इसमें सब्सिडी होनी चाहिए। तरह तरह की बातें, चाहे वो पानी से लेकर थी, बिजली से लेकर थी, खाद बीज से लेकर थी, चौधरी चरण सिंह के सामने रखी। लास्ट में चौधरी देवीलाल जी खड़े हुए और देवीलाल जी ने खड़े होकर के कहा कि जी आप प्रधानमंत्री बने चरण सिंह जी, आप हमारे बड़े भाई हो, आपका सम्मान करते हैं, अच्छी बात है आप प्रधानमंत्री बने, आप किसानों का काम करो, किसानों के लिए अच्छी योजनाएं लेके आओ और किसानों को वो तमाम तरह की फैसिलिटी दे दो जिससे किसानों का उत्थान हो सके। और एक बात कहता हूं कि आप प्रधानमंत्री बने हो अपनी पार्टी से, लेकिन हरियाणा हम चलाएंगे। ये बात देवीलाल जी ने 40 साल पहले कही थी। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि आप मेरे छोटे भाई हो और आज मैं आपसे वादा करता हूं हरियाणा में मेरी पार्टी नहीं आएगी, आप अपनी पार्टी चलाना। देवीलाल ने कहा कि हरियाणा में हम नेतृत्व करेंगे। तो चौधरी चरण सिंह ने उसकी बात मान ली। फिर पंजाब के प्रकाश सिंह बादल गए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि जी पंजाब को हम चलाएंगे, हम अपने बलबूते पे खड़ा करेंगे पंजाब को। और चौधरी चरण सिंह ने उसकी भी बात मान ली, 2 स्टेट में अपनी पार्टी को विड्रॉ कर लिया। और इस बात से प्रेरणा लेते हुए चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने और उससे प्रेरणा लेते हुए जाट समाज के 5 मुख्यमंत्री बने हरियाणा में 5, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे काम करना शुरू किया। पंजाब के अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल 7 बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनको पता था कि उत्तर प्रदेश से संचालित होगी हमारी पार्टी तो हम कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब पहली बार चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो हरियाणा में भी चौधरी चांदराम को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन चौधरी चांदराम जी ने कहा कि मैं देवीलाल के साथ रहता हूं, देवीलाल मेरा भाई है और मैं देवीलाल को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। अगर हरियाणा में जाट समाज का पहला मुख्यमंत्री बना तो वो चौधरी चांदराम की वजह से चौधरी देवीलाल बने। हमारे बिना ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, हमारे बिना ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। पहला जाट मुख्यमंत्री दाऊ देवीलाल बने तो चौधरी चांदराम की बदौलत बने। दूसरा मुख्यमंत्री भजनलाल बना, भजनलाल चौधरी दलवीर की वजह से मुख्यमंत्री बना, दलवीर ने बनाया सैलजा के पिताजी ने। तीसरा मुख्यमंत्री बंसीलाल बना, वो चौधरी जगन्नाथ ने बनाया। और 5वां मुख्यमंत्री बना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कुमारी सैलजा ने बनाया, नहीं तो सैलजा को मुख्यमंत्री बनाया। अरे मैं पूछता हूं कब तक बनाओगे? और छठा उप मुख्यमंत्री बनेगा, छठा उप मुख्यमंत्री अशोक तंवर ने बनाया, दुष्यंत चौटाला का पीछे मोटरसाइकिल पर प्रचार कर 10 सीट जितवा दी और हम खाली। 5.5 मुख्यमंत्री बना के दे दिए हमारे समाज ने। ये सोचने की बात है। और जब जब हमारा समाज इनसे अलग हुआ, इन्होंने दूर किया या किन्हीं कारणों से हुआ, गलतफहमी में हुआ, मिसकम्युनिकेशन में हुआ, ये लोग सत्ता से दूर है। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आज कार्यक्रम के माध्यम से, किसान समाज के उन सामाजिक नेताओं से कि भाई अपनी सरकार बनानी है तो एक मौका पहले हमारे समाज को दे दो, अगला मौका आपको दे देंगे। हमने 5.5 मुख्यमंत्री बनाए यहाँ पे और हमारे बिना मुख्यमंत्री आगे भी नहीं बनोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये परिस्थितियां कहती हैं। और आज आपकी ताकत इतनी भी नहीं बची कि आप अकेले आंदोलन कर लो। हमारा समाज हमेशा आपके साथ रहा, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चला। इस समाज की अहमियत को समझो और एक मौका हमारे समाज को दो। और आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी पार्टी को कोई पार्टी नहीं हरा सकती।
न कांग्रेस रह सकती, न इनेलो जेजेपी और अन्य पार्टी की तो औकात ही क्या है। बीजेपी पार्टी को सामाजिक नेता रहेंगे, सामाजिक नेता जिनकी फेस वैल्यू है, चाहे वो किसी भी समाज के, चाहे वो किसी भी समाज के, सामाजिक नेता। और सामाजिक नेता कब आते हैं? जब आंदोलन चलता है। इस देश में पहला आंदोलन चला था किसानों का आंदोलन, जयप्रकाश का आंदोलन, उससे 4 मुख्यमंत्री पैदा हुए। पहला मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, दूसरा नीतीश कुमार, तीसरा मुलायम सिंह यादव और चौथा देवीलाल। आंदोलन से पैदा हुए थे ये लोग। फिर आंदोलन चला साहब कांसीराम जी का, उन्होंने बामसेव बनाई और बामसेव के माध्यम से आंदोलन चलाया और उस आंदोलन से निकली बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद अगला आंदोलन चला हरियाणा, पूरे देश में, दिल्ली में अन्ना हजारे आंदोलन चला, अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन से एक मुख्यमंत्री बना जो दिल्ली का मुख्यमंत्री। मैं कहता हूं आंदोलन से जीतेंगे, आंदोलन से ही आगे बढ़ेंगे। कहीं आप लोग सोचो भाई कांग्रेस आपको जितवा देगी, कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी, कभी नहीं हरा पाएगी। उन आंदोलन के पीछे जो मकसद था मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कुछ लोग ये सोचेंगे वो तो आरएसएस का आंदोलन था, किसी का भी आंदोलन हो, लेकिन था आंदोलन, उसके अंदर बेईमानी हो, ईमानदारी हो, एक अलग विषय है। तो इसलिए हरियाणा में भी आंदोलन की जरूरत है। और हमारी जो टीम बैठी है मंच पे, ये न बिकने वाली टीम है जिन्होंने संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन चलाया है और इस आंदोलन से मुख्यमंत्री निकालेंगे, ये वादा करते हैं आज आप। हमारे साथी सामान्य परिवारों के हैं, हमारा समाज बहुत तंग है। 100 गाड़ियों के काफिले से हमारे नेता चलते थे, लेकिन समाज को राहत नहीं दे पाए। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, 11 साल इनका हो गया, 21 साल से आपका समाज की कोई पर्ची पकड़ नहीं आनी। वो इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि आपने नेता ही नहीं बनाए। आप लोग या तो पार्टी के पीछे लग रहे हो या ऐसे नेताओं के पीछे लग रहे हो जिसकी डोर किसी और के हाथ में। अपने नेता पैदा करो, एक मत पैदा करो, 20-25 पैदा करो। एक नेता मर जाए, 2 नेता मर जाए, जैसे खान खजूरा या गिजाई होती है ना, एक तो टांग टूट जाए तो लंगड़ी नहीं होती, इसी प्रकार ऐसे नेता पैदा कर दो कि एक तो बिक भी जाए तो कुछ नहीं बिगड़े, आपकी सरकार जरूर बने। आम परिवारों के घरे आपको राज दिलाएंगे, उनके लड़के आपको राज दिलाएंगे, आपको आपकी बात पूरी करेंगे। कहीं आप सोचो भाई ये 50 गाड़ियों का काफिला लेके राहुल गांधी से आशीर्वाद लेके आया है, ये प्रियंका गांधी का आशीर्वाद लेके आया, वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए। एक लड़का अपने समाज का भिवानी से रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा, सभी नाम जानते हैं उसका, कहता मैं तो आशीर्वाद लेके आऊं प्रियंका गांधी का। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, हमारे समाज के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, पैसे से, ढंग से, सब कुछ चुनाव में। और एक नेता रोहतक से आता है और आकर के आखिरी दिन था प्रचार का और ये कहता है कि भाई ये बहुत बड़ा नेता है, दिल्ली से आशीर्वाद लेके आया है, ये मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और जैसे ही ये बात कही और उन लोगों ने समझने में देर न लगाई और उसकी जमानत जब्त करा दी। समझ रहे ना मेरी बात है? तो अब कहीं ये सोचो भाई हमारा नेता कांग्रेस का बड़ी आया है, अरे वो हमारा समाज को आगे ले जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। अपने नेता पैदा करो, अपने नेता पैदा करो, अपने बीच से पैदा करो। कहीं आप लोग ये सोचते हो कि भाई बीजेपी को तो कांग्रेस ही लाएगी। 75 सीट जनता देना चाहती थी, 75 सीट, लेकिन लेना नहीं चाहते थे, बोले ना 46-47 ऐसे काम चला लेंगे। जब बेईमानी हो आदमी की नीयत में, जनता 75 सीट देना चाह रही थी, बीजेपी को लाना चाह रही थी, और मुख्यमंत्री बनने वाला आदमी कह रहा था ना 46-47 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। 15 निर्दलीय खड़े कर रहा है, किसी को हटवाना, किसी को जितवाना। अरे कुदरत है ऊपर, सब कुछ तेरा थोड़ा है, कुछ तो है ऊपर है।
सब कुछ थोड़ा बहुत ले लिया तूने, और आखिरी समय मारा। आज उसकी वैल्यू उसके गांव में भी नहीं है। गाली देते लोग क्योंकि उसने जनमत का अपमान किया, लोगों की भावनाओं का अपमान किया। तो इसलिए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आज हम ये बात क्यों कहते हैं कि अपनी जमीन खुद बोएंगे? इसलिए कहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी हमारी मातृशक्ति की कोख से नेता पैदा होते हैं। हम मानने का स्वीकार नहीं। नेता थे चौधरी चांदराम, चौधरी जगन्नाथ, डरते नहीं थे किसी से भी। डॉक्टर कृपाराम पुनिया ट्रेनी कभी भी हार बेशक जाए, दबंग नेता थे। इनकी फोटो इसलिए लगाई है, एक के अंदर त्याग था, एक के अंदर दबंगता थी, और एक के अंदर रणनीति थी। डरते थे लोग, मुख्यमंत्री डरते थे तीनों लोगों से इनके समय में, जो भी मुख्यमंत्री थे। आज नहीं डरते मुख्यमंत्री हमारे समाज के लोगों से, जबकि जागृति भी ज्यादा है, मिशन भी ज्यादा, अम्बेडकरवाद भी ज्यादा, भाईचारा भी ज्यादा, साधन भी ज्यादा, पहुंच भी ज्यादा, लेकिन आज हम कमजोर हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि एक मौका अपनी कोख से पैदा हुए लोगों को दे दो, अपने बच्चों को दे दो, अपने भाइयों को दे दो, हरियाणा के युवाओं को एक मौका दे दो। बाहर से जो लोग आते हैं वो तो हमें नालायक बताते, कहते लायक बनाने आए थे। अरे 40 साल तक तुम लायक बनाने आए हो हमें, तुम खुद तो एक सीट पे सिमट गए, हमने लायक बनाने आए हो। भाई 4 साल अपने बेटों को दे दो। आप हरियाणा के लोगों से तो हम हाथ जोड़कर विनती करते, 4 साल हमें दे दो। अगर 4 साल में सरकार में हिस्सेदारी नहीं हुई तो 40 साल जिसको दे रहे थे उसको फिर दे दियो। ये तो गलत बात नहीं है। 4 साल अपने बच्चों पे भरोसा कर लो, 4 साल अपने खून पे भरोसा कर लो। आपका खून दगा नहीं देगा, क्योंकि हम जब जिम्मेदारी लेके काम करेंगे तो शर्म और लिहाज साथ चलती है, हमारे संकल्प साथ चलते हैं। और साहब खान से नाम ने फार्मूला दे रखा है कि सरकारें कैसे बनती। 25% ऐसी समाज, भले ही SC/DSC बढ़ गया हो, लेकिन आज भी कहीं न कहीं हम एक हैं। थोड़े बहुत चीजें चलती रहती हैं, जाट की दलित की कहीं कहीं छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा बुरा हाल हो जाए। ऐसा नहीं है। छोटी छोटी घटनाओं से हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे दुश्मन है वो लोग। छोटी छोटी घटनाओं से इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और राज करता रहेगा हम पे। कौन नहीं लड़ता आपस में? सारे लोग लड़ते हैं, भाई भाई कहां नहीं लड़ते। सारी चीजें आप लोग देखते हैं। आज किसान समाज के बड़े बड़े नेता पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, छुआछूत के खिलाफ बोलते हैं। हमारे बाम शहर के लोगों ने तैयार किया उन लोगों को, हमारे शिक्षित प्रोफेसर लोगों ने तैयार किया किसान नेताओं को कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें बोलना क्या है, दुश्मन की पहचान क्या है। आज बहुत बदलाव है, उसकी गति धीरे जरूर है। बहुत चीजें बदल रही हैं, बहुत चीजें बदल रही हैं। और हम तो ऐसे स्टेट में हैं जिस स्टेट में सांझे की चीजें होती, सांझे की चीजें। पहले सीरी होते थे, सीरी का मतलब क्या होता है? बंधुआ नौकर नहीं था, सीरी का मतलब है हिस्सेदार। हिस्सेदारी का काम करे अपने समाज के लोगों ने। किसने रोका पढ़ने से? बिल्कुल भी नहीं रोका। जितने भी सरकारी स्कूल हैं किसान समाज ने दान दी स्कूल हैं, सारी जमीनें। और भाईचारा बनाने का समय है, भाईचारा बना के चलेंगे। किसी न किसी कीमत पर बड़े अस्तित्व के लिए भाईचारा बनाने की सख्त जरूरत है। छोटी छोटी चीजों को हम जोड़ के चलेंगे तो हम बहुत बिखर जाएंगे। जो लोग 15% भी नहीं है वो राज करेंगे। आज समय है, नहीं तो आने वाले 5-4 साल के बाद तो वोट भी डाल पाओगे आप। आज परिस्थितियां फिर भी हमारे कंट्रोल में है और बहुत लोग हैं, अपने लोग हैं, ये कहते हैं संविधान को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी सही काम कर रही है।
अभी एक साथी बोल के गया दसमिंदर, HPSC में बिहार का चेयरमैन लगा रखा है, वो कहता है कि हरियाणा के विश्वविद्यालय, हरियाणा के कॉलेज अच्छे विद्यार्थी तैयार नहीं करते। मतलब बाहर के लोग, गलती तो हमारी सरकार की है जो बाहर का आदमी को HPSC का चेयरमैन लगा दिया, हरियाणा से कोई नहीं मिला उनको। आपकी नौकरियों में डाका है, ये संविधान पे हमला ही तो है। लोहारू के अंदर हमारी बेटी दीक्षा फटिया गांव में, वही का विधायक कांग्रेस का, उसके कॉलेज में उस विधायक के रिश्तेदार ने एक बेटी का शोषण करने की कोशिश करी। जब वो नहीं मानी तो उसने कहा कि तुम्हें एग्जाम नहीं देने देंगे, और उसको इंग्लिश के एग्जाम से भगा दिया घर। उसने शर्त नहीं मानी, घर भगा दिया, उसने घर जाकर के सुसाइड कर लिया। और इंग्लिश के पेपर में विधायक के रिश्तेदार ने किसी और बेटी को बिठाकर उसका एग्जाम दिला दिया, और जब जांच हुई तो वो फर्जी पाया गया। ये कांग्रेस का राज में भी जितने कॉलेज खोले हैं ना, प्राइवेट कॉलेज, ये सारे के सारे नेताओं के कॉलेज हैं, इनके अंदर गरीब की बेटी, किसान की बेटी के शोषण होते हैं। अक्सर गांव में हुआ। तो आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है ना, आपके बच्चे पढ़ लिख के सुरक्षित ना, रोजगार नहीं है। और इनका समाधान, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है राजनीति, सब अपने अपने रोटी सेकते हैं, ऐसे बोल के चले जाते हैं और दोबारा वही लोग फिर आते हैं। ये भी एक कोरस करा गया हमारे लोगों को एक कोरस करा गया है कि ये मत कहो कि तुम्हें बीजेपी से जुड़ना है। किसी के दिमाग में डाल दो कि राजनीति तो चोर है। ये भी एक कोरस है कि सारे एक से हैं। ये समझा दो कोई हमसे ना जुड़े तो उसको ये समझा दो कि सारे लोग गलत हैं, ताकि वो हमारा काम नहीं आएगा तो दूसरे का भी नहीं आएगा। कितनी बारीकी से वो लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक ये कहेंगे कि सारे देख लिए, सारे बेईमान हैं, ये बात करते मिलेंगे। ये भी कोरस है बीजेपी के लोगों का जो हमारे लोगों को करवा रहे हैं कि सारे नेता देख लिए, सारे चोर हैं, सबकी सरकार देख ली, सारे गलत हैं। ये भी कोरस है कि भाई जो हमसे नहीं जुड़ेगा उसका यूं कोरस करा दो। और आप लोगों के हक अधिकार सारे के सारे खतरे में। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे यार ये तो एक सामान्य परिवार का है, एक आम परिवार का है, कैसे टक्कर लेगा, ये तो हेलीकॉप्टर में चलते, कैसे मुकाबला करेगा? इनके तो सिंपल सी ट्रीटमेंट रह जाएंगे, कोई छोटी मोटी घटना होगी। मैं आपको बताता हूं कि हम उस समाज से आते हैं जहां पार्टी चलाने के लिए 100-200 करोड़ की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बोल देते हैं आगे पीछे कि 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए। मैं कहता हूं भाई कोई जरूरत नहीं है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आदमी के अंदर दिलेरी होनी चाहिए, दिलेरी, बाकी तो समाज अपने आप देता है। दिलेरी से फैसले लेने की शक्ति आती है, दिलेरी से आंख में आंख डाल के चैलेंज किया जाता है, दिलेरी में सरकारों को चुनौती दी जाती है, दिलेरी से समाज का नेतृत्व किया जाता है। साहब कांसीराम के अंदर दिलेरी थी, बहन कुमारी मायावती जी के अंदर दिलेरी थी, नेतृत्व किया। और रही बात पैसे की, हमारा समाज तो ऐसा भाई, एक दिन की बीड़ी छोड़ देगा 10 करोड़ रुपए इकट्ठे, एक दिन की बीड़ी छोड़ेगा 10 करोड़ रुपए इकट्ठे, और एक दिन की चाय और शराब छोड़ दी तो 50 करोड़ इकट्ठे। कांग्रेस और बीजेपी ने तो चाय, बीड़ी और दारू के पीछे में रह जाएगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेनी नहीं हमने नेक कमाई किसी की। बहुत से लोग सोचते चंदा चंदा चंदा, अपना समाज कहाँ चंदा नहीं देता। अंबेडकर भवन बना तो चंदा, रविदास भवन बना तो चंदा, अंबेडकर जयंती तो चंदा, रविदास जयंती हो तो चंदा, कहीं जुल्म जाती हो जाए तो चंदा, या कहीं गरीब की बेटी की शादी है, कोई मकान बना रहा है तो सारा। कहाँ नहीं अपना समाज दे रहा है। ये तो मैंने बेसिक बताए हैं, फिर दूसरे में प्रभारी रजिस्टर पकड़ा दे अपने समाज में, लाओ चंदा, लाओ चंदा, चंदा मैन बना दिया समाज में। अरे सत्ता मैन बनाना समाज तो हमने सत्ता का आदमी बनाना। जब सत्ता का आदमी बनेगा कितने रुपए इकट्ठे कर लो, पैसा पैसा, पैसे की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। इस समाज में कुछ भी नहीं है भाई, कहां है पैसा? दे दे करके टूट गया। बहुत हालात खराब, आगे पेंशन भी नहीं है। जो आजकल के हमारे भाई
PhD पास आदमी बैठे घर में, एक घर में 5-5 नौकरी है। बैलेंस खराब हो गया समाज का। एक घर में एक नौकरी भी नहीं है, एक घर में 10-10 नौकरी, और 10-10 नौकरी वाला करके नौकरी भी नहीं है। 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था गो टू सिटी, शहर में चले जाओ, सम्मान से जियोगे, छुआछूत से बचोगे, रोजगार मिलेगा। और यही हालात रहे तो 2032 में एक नारा लगेगा गो टू विलेज, गांव में चले जाओ। वो इसलिए लगेगा जिन लोगों ने सेक्टरों में कोठियां बना रखी, का पेंशन है नहीं, कहां से बिल भरोगे भाई? आपका बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, वो वापिस गांव में जाना पड़ेगा, और गांव में भाइयों से संबंध बिगाड़ लिए तो कैसे काम चलेगा? चल ही नहीं सकता। राजपाट में आपकी हिस्सेदारी, इतना बड़ा समाज, ऊपर से ईमानदार समाज, शरीफ समाज, किसी का गलत नहीं कर सकता, ठगी नहीं कर सकता, तो कैसे अपने आप को बचाओगे? नेता आपका नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे, एक पार्षद ना छोड़ दो जयपाल मेरा, नहीं किसी की गोद में मोबाइल, MLA का नंबर नहीं है किसी की जेब में MLA का नंबर है? एक मेरा साहब बैठे, इसके जेब में होगा मुश्किल से 1 या 2 आदमी की जेब में MLA का, MP का नंबर है। ये औकात है हमारी। तो इसलिए मैं आज इस पवित्र दिन के माध्यम से, पवित्र दिन जन्मदिन की वजह से नहीं, आप लोगों ने जो कीमती समय मुझे दिया इस वजह से, थोड़ा सा चिंतन करें। प्रबुद्ध लोगों को इसलिए बुलाया जाता है कि चिंतन करेंगे, क्योंकि सरकार आज चिंतनशील लोगों की है। जो लोग आवेशित लोग हैं, गुस्से वाले लोग हैं, विरोध करने वाले लोग हैं, वो बाहर बैठे हैं, और चिंतनशील करने वाले लोग, चिंतन करने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। उनके पास वोट बैंक नहीं है, वो चिंतन करके मुद्दे बनाते हैं, चिंतन करके आप लोगों को एजेंडा देते हैं, आप उस एजेंडे पे काम करते हो, और हम उसके एजेंडे पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं चिंतन की जो उनके एजेंडे को काट दे। हम काम ही नहीं कर रहे उस विषय पे, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि 3 आदमी कहीं बैठते, 6 आदमियों की बुराई करके उठते, ये हमारा काम बच रहा आज। कुछ लोग कहेंगे अनिल रंगा आया था, थोड़ा सा एक नाटक सा तमाशा सा करके चलेगा, इस तरह की बात कहकर खुश हो लेंगे। हम तो धन्यवाद करते हैं हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने बोलना सिखाया। और आपका बेटा, जींद का बेटा, 8 जिले करके आए हैं, 8 जिले। पानीपत से लगे थे, पानीपत से कैथल, कैथल से करनाल, करनाल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से सोनीपत, झज्जर, आसी, और आपका भिवानी, अब ये चीज। और हर प्रोग्राम में पूरे बुद्धिजीवी लोग आते, पीड़ा है जिनकी वो आते, समझदार लोग आते, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। अपना भी घर पुराना हो जाए तो नया बना लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने बुजुर्गों की याद मिटा देते हैं। बुजुर्गों की याद नहीं मिटाते, घर नया बनाना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाई, RPI, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। 8 टुकड़े हाथ उसके, 8। साहब कांसीराम ने अलग बनानी पड़ी, और सरकार बनाई, काबिलियत साबित करी। महाराष्ट्र के लोग कहते थे भाई ये हो नहीं सकता, और साहब कांसीराम ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना के कहा भाई ये हो सकता है। तो यही बात हम कहते हैं आपको, आज मानो या ना मानो कि भाई ये हो सकता है। हरियाणा में हम सत्ता में हिस्सेदारी दिलाएंगे आपको, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक इतना है और सब समझदार हैं। हमें बस मेहनत करने की जरूरत है। या जितने लोग बैठे, प्रबुद्ध लोग बैठे, बुद्धिजीवी लोग बैठे, एक आदमी 1 महीने में कम से कम 10,000 लोगों को एक बात बता देता है, इतने ऐसे समझदार लोग बैठे। तो आज आपके माध्यम से हमारा जो ये प्रोग्राम है संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन, ये 2 साल सामाजिक चलेगा, सामाजिक तौर पे प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे 23 जिलों में 23 प्रोग्राम, ये 9वां प्रोग्राम है। उसके बाद 90 विधानसभा 90 प्रोग्राम करेंगे, और फिर नांगल चौधरी से लेकर पंचकुला तक संविधान को लेकर के, सामाजिक समस्याओं से लेकर के एक पद यात्रा करेंगे, जन जन को जगाएंगे और हरियाणा में ये बताएंगे कि बीजेपी सरकार को ऐसे बदला जा सकता है। कोई मुश्किल नहीं है, लोकतंत्र की खूबसूरती है,
संविधान की खूबसूरती है, 5 साल में सरकार बदल दो, नेता अपने आप काम करे। लेकिन हम बदलते नहीं। हमने ये तय कर लिया ये नहीं जाएंगे, बोले तो 47 तक नहीं जाएंगे, दिमाग में फिट कर दिया। अब मानना बंद कर दो कि ये तो जाएंगे, और जाएंगे तो जाएंगे। तो इसलिए ये बदलाव इसलिए जरूरी है कि आपके अस्तित्व को खतरा है, आपकी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं हम लोग। कोई आदमी सोचे मैं तो नौकरी लग रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो इतना कर दिया, बच्चे खुश रहेंगे। इतने खर्चे हैं, अगली पीढ़ी का खर्च नहीं उठा पाओगे आप लोग। आपकी पीढ़ी और आपकी नस्लों को, आपकी अगली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। आने वाले 8 से 10 साल में आपका कुछ न कुछ बड़ा हो जाए, ऐसी चीजें बन जाए कि आपके रास्ते अच्छे हो जाएं, आपके बच्चों का विकास हो, घर का विकास हो, समाज का विकास हो, उसके लिए काम कर रहे हैं आने वाली नस्लों के लिए। कहीं आप ये सोचो कि भाई मेरे पास तो 2-4 प्लाट भी है, 2-4 करोड़ रुपए भी है, मेरा तो बेटा भी नौकरी पे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं पूरा तनाव लेके काम करते हैं, पूरी परेशानी में काम कर रहे हैं। आज कोई खुश होकर काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर 3-3, 4-4 दूसरे कर्मचारियों का दबाव रहता है, भाई मेरा भी काम कर जाए, स्टेबल का काम कर। सुसाइड करते हैं बड़े बड़े अधिकारी, वो इसलिए सुसाइड करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है। शुगर के भी पेशेंट बन गए, बीपी के पेशेंट बन गए। आज कर्मचारी की इतनी ताकत है, आज भी बहुत लोग इसलिए डर गए कि कहीं हमारा फोटो ना खींच जाए। डरा रखे हैं सरकारों ने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सरकार से डरता वो नौकरी ठाट से करता है। ये एक बहुत बड़ा मतलब उदाहरण है। हमारे बीच में बहुत लोग बैठे हैं जिन्होंने नौकरी ठाट से करी, जो सरकार से नहीं डरे। ट्रांसफर हो सकती है बस, क्योंकि सरकार किसी को नेता ही नहीं बनाना चाहती, तो डरना नहीं चाहिए। हमारा अस्तित्व तब बचेगा जब हम परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन का समय पीड़ादायक होता है, लेकिन परिवर्तन कभी पीड़ादायक नहीं होता। एक समय था इस धरती पर या जंगल में डायनासोर भी था और शेर भी था। डायनासोर ने कहा अपनी आने वाली नस्लों को कि आंधी आए, तूफान आए, अकाल पड़े, बारिश हो, बाढ़ आए, आपको यहीं रहना जहां हम रहते हैं, ये एरिया छोड़ के नहीं जाना। तो उसके बच्चों ने कहा जी ठीक है। और उसी समय शेर भी था। शेर ने अपनी जनरेशन से कहा, अपने बच्चों से कहा कि हम जंगल के राजा हैं, चौधरी आदमी, हमने अपने आप को बचा के रखना है, और जो जिंदा उनका इतिहास लिखा जाता है, और हम तो राजा हैं, हमारा तो वैसे भी इतिहास लिखा जाएगा। आंधी आए, तूफान आए, अपने आप को जिंदा रखना है। ये बात शेर ने अपनी जनरेशन को कही। तो एक समय ऐसा आया कि अकाल पड़ गया। डायनासोर के बच्चों ने तो जो अपने पूर्वजों से सुनी थी कि यही रहना है, उसी क्षेत्र में रहे। 2 दिन भूखे रहे, 10 दिन रहे, 1 महीना हो गया, चलने फिरने में नाकाम हो गए, दूसरे स्थान पर नहीं जा पाए, और अंत में उनका सर्वनाश हो गया, और उनका पूरा का पूरा जनरेशन नष्ट हो गया। और उसी समय शेर भी था। शेर ने अपने पूर्वजों से सुना था, भाई अपनी जनरेशन को बचाना, हम राजा हैं, हमारा इतिहास है, और राजा का इतिहास लिखा जाता है। तो शेर के बच्चों ने दूसरी जगह जाकर के अपना पेट भरा, अपनी भूख मिटाई, अपनी प्यास मिटाई, और शेर आज भी जिंदा है, और डायनासोर आज म्यूजियम में रखा है, उंगली से भी टच नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि परिवर्तन से ना डरें, हमें अपना अस्तित्व बचाना है। अगर आपका अस्तित्व ना रहा, अपने आपकी जनरेशन का जिंदा ना रही, तो आपका इतिहास कौन लिखेगा? इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जिंदा है, जो शासक है। और राजा शेर क्यों है? चुनाव थोड़ा होता है जंगल में। वो तो कहता मैं मानता हूं मैं राजा हूं, मैं तो मानता हूं मैं राजा हूं। आप मानना शुरू कर दीजिए कि हम इस देश के शासक आदमी हैं, हम राजपाट बदल सकते हैं, ओपन आने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहे, बस नेता पैदा करते रहे, नेताओं की बात मानते रहे, डायरेक्ट काम करते रहे, उनकी मदद करते रहे। हरियाणा में बदलाव कोई मुश्किल नहीं है। आज सारा जितना का जितना यूजीसी एक्ट को लेकर रोड पे लोग, बैकवर्ड समाज के लोग जो
ठेकेदार बन रहे थे इधर हम क्या, वो लोग कह रहे हैं हमें यूजीसी एक्ट चाहिए। और जो बात समझ में आ गई, जाट समाज के लोग मुख्यमंत्री थे, 20-20 साल लगातार रहे, 11 साल से नहीं है। समय बदल रहा है और आगे जब बीजेपी जाएगी, अगर आपकी उसमें भूमिका ना हो, सरकार बने, तो फिर ये सबसे बड़ी मूर्खता भी अपनी। गलत तो नहीं गया भाई, कल कोई आंदोलन हो, कोई बड़ी बात हो और उस सरकार में अपनी हिस्सेदारी ना हो, तो फिर किस काम के प्रबुद्ध आदमी, किस काम का हमारा आंदोलन? तो हमारा आंदोलन भी तभी चलेगा, तभी कामयाब है जब आने वाली सत्ता जब बदलेगी तो उसमें हमारी हिस्सेदारी हो। तो सम्मानित साथियों, यह आंदोलन पूरी पवित्रता के साथ, निडरता के साथ आप लोगों के माध्यम से चल रहा है, आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। आपके बच्चे हैं, आपका खून है, किसान मजदूर कमेरे की पीड़ा है। सर्व समाज के लोग मंच पे बैठे, सर्व समाज के लोग सामने भी बैठे। किसी जाति से नफरत नहीं, किसी धर्म से नफरत नहीं, सबका साथ लेकर के 2 साल के बाद हरियाणा में, हरियाणा के बच्चे, आपका खून, आपके युवा, हरियाणा के नौजवान सत्ता की हिस्सेदारी के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे। क्योंकि हमारा समाज की 3 पीढ़ियां चलेगी राज की पार्ट देखते देखते, आंख तरस गई उनकी, चेहरे बुझ गए, चेहरों की रौनक खत्म हो गई, लेकिन सत्ता नहीं आई। कोई ऑटो चला रहा है, कोई मंडी में पल्लेदारी कर रहा है, कोई भट्ठा पेंट बना रहा है, कोई कच्ची नौकरी वाला है, कोई मजदूर है, अपनी पेट की कमाई काट करके सत्ता लेने के लिए देते रहते, लेकिन सत्ता नहीं आई। और उन लोगों ने इतनी चालाकी दिखाई, अब ये कहते हैं कि सत्ता लेना हमारा काम नहीं है, एमपी एमएलए बनना हमारा काम नहीं, बस सामाजिक आंदोलन चलना चाहिए। ये काम तो वामन मेश्राम जी भी चला रहे, ये काम तो मंजीत भी चला रहे भाई, ये काम तो और साथी भी चला रहे हैं और पूरी ईमानदारी से चला रहे हैं। बाबा साहब की मुड़ी किधर है? जो लोग जिनकी जिम्मेदारी सरकार बनाने की थी और वो ये कहते हैं कि एमपी एमएलए बनना जरूरी नहीं है, तो ये तो बौद्धिक बेईमानी है समाज के साथ। ये समझने की जरूरत है। थोड़े समय के लिए खुश हो लेते हैं हम लोग, आने वाला समय बहुत कठिनाइयों भरा है और समाज के युवाओं की, समाज के प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज का नेतृत्व करे, दिशा दे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पहले वॉल्यूम की 8वीं 9वीं लाइन में लिखा है कि बुद्धिजीवी वर्ग वो होता है जो मुश्किल की घड़ी में समाज को दिशा और नेतृत्व देता है। आज वो समय आ गया है कि हरियाणा के लोगों को जागना होगा, हरियाणा के लोगों को भी अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, हरियाणा के लोगों को भी अपने दम पे सरकार बनानी होगी। चौधरी चांदराम जैसे लोगों को पढ़ना होगा, ये दिलेरी रहते हैं लोगों में। चौधरी जगन्नाथ दिलेर आदमी थे, डॉक्टर कृपाराम दिलेर व्यक्ति थे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। जितनी भी हरियाणा के अंदर जो पाल है किसी भी समाज की, उनमें अधिकतर आप देखोगे पत्थर जो लगा हुआ है, या तो चौधरी चांदराम का नाम है, डॉक्टर कृपाराम पुनिया का नाम है। छोटी बात नहीं है, सबसे पहले छत देने का काम किया था इन लोगों ने। जितने बाबा साहब के स्टैचू, जीत का स्टैचू डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने लगाया, कैथर का स्टैचू डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने लगाया। हम भूल गए ऐसे लोगों को जो सत्ता लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि इनके परिवारों से हमें मदद मिलती है। बिल्कुल नहीं भाई, एक भी इनके परिवार का किसी का कोई सदस्य नहीं आया और हमें जरूरत भी नहीं है, कोई मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी परिवार तो उनका अस्तित्व बचा ही नहीं पाई, उनके बच्चे तो लड़ ही नहीं पाए, उनके बच्चे तो इनका आंदोलन को आगे बढ़ा ही नहीं पाए। बढ़ाते पास तीनों के परिवार राजनीति में होते, लेकिन तीनों के परिवार राजनीति में नहीं।
विनती है इस सामाजिक आंदोलन में हमारे साथियों का साथ दें, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हम तो उस कौम से आते हैं, 1 मार्च को चमार रेजिमेंट का भी स्थापना दिवस है। हमारे भाई मजीद मोखरा जी आज बीड फार्म में थे, मना के आए। और ऐसी चमार रेजिमेंट है जिसने सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ लड़ने से मना किया और उसके साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और कई युद्ध जीते। और जैसे ही देश आजाद हुआ, चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। यह सबसे बड़ा मानसिक हमला था आपके ऊपर, क्योंकि हमारे समाज के लोग कमजोर नहीं थे, मजबूत लोग थे। तो आज स्थापना दिवस है, इसकी भी आप लोगों को हार्दिक बधाई। और हम आने वाले समय में आप लोगों को यह महसूस कराएंगे, चाहे उसमें कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे आम आदमी है, मजदूर है, किसान है, किसी भी समाज का व्यक्ति है, अगर हमारे पास वो सूचना भेजता है, आता है, जानकारी देता है, उत्पीड़न की जानकारी देता है, किसी कर्मचारी अधिकारी को डिपार्टमेंटली कोई परेशानी होती है, उसके साथ कोई छेड़खानी है, या उसकी प्रमोशन से संबंधित कोई दिक्कत है, या कोई डरा रहा है, या कोई अफसर उसको परेशान करता है, तो हमसे संपर्क करे। जिला सतर से लेकर मुख्यमंत्री लेवल तक उसकी मदद करेंगे। कहीं आप ये सोचो भाई ये तो अपने अपने लिए काम करते हैं, सत्ता के लालची हैं, या राजनीतिक केवल अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे, ऐसा नहीं है। आज की भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास चली जाएगी कि जो समाज के लोग अपने कर्मचारियों के लिए, अपने अधिकारियों की बात करते हैं, क्योंकि सरकार कोई बड़ी चीज नहीं होती। भाई पूर्ण कुमार के मसले में सरकार झुक गई थी, बिल्कुल गोटे बैठ गई थी, गोटड़ी हो गई थी, देसी भाषा में बोलते, उपड़ू बैठ गई थी सरकार। ये तो लोग तक में घटना होती है और सरकार बचा ले जाती। आपके तो ताकत थी जो सरकार को दबा रखा था, आपके तो ताकत थी जो सरकार को घुटनों पे लेके आए थे। सरकार कोई बड़ी चीज नहीं है। और आज तो सरकार में इतनी खर्चा ताड़ी है, किसी ना मंत्री की चलती, ना किसी बड़े अधिकारी की चलती। आज सरकार से हर वर्ग दुखी है, हर तबका दुखी है, जाति दुखी है, युवा दुखी है, बेरोजगार दुखी है। तो इससे बढ़िया मौका नहीं आ सकता अपने समाज को यूनाइट करके, समाज के लोगों पे भरोसा करके उनको आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाएंगे तो आने वाला समय जो 2029 का होगा वो आप लोगों का समय होगा। हरियाणा में जब भी किसी भी नेता ने पार्टी बनाई, बंसीलाल ने पार्टी बनाई, जींद में रैली करी। जींद के लोग घोड़े भी हैं, 10,000 लोग ने शर्त मार के आज देखा है कितने लोग हैं। मतलब ऐसी दूरी है। कोई भी नेता है, चाहे सरसा का है, चाहे भिवानी का है, जींद में रैली करेगी। बंसीलाल ने जींद में रैली करी, सरकार में आ गया, मुख्यमंत्री बना। उसके बाद भजनलाल ने पार्टी बनाई, 5 विधायक उसके भी जितवा दिए। फिर दुष्यंत ने जींद में पार्टी बनाई थी, दुष्यंत ने सिरसा में थोड़ी बनाई थी, और जींद का आसपास की सीट जीत गया सारी, जितनी सारी नारनौंद की, बरवाड़े की, बुलाने की, आपकी सफीतों की, आपकी जुलाने की, नारनौंद की, शाहबाद और भुल्ले की 10 सीट हमारे नेता ने कांग्रेस छोड़ दी थी, दुष्यंत का सहयोग कर दिया, उसकी 10 सीट जितवा दी। वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गया, आप करा बैठ गया। अपना आदमी तो काम कर रहे हैं, मॉल लेकर छोड़ दिया। मॉल तो ले लिया, काम तो ले ले, फ्री में एक दूसरे का सारा लाभ। और जिन लोगों से संघर्ष हुआ उन्हीं से जा फिर मिले, तो कैसे भरोसा किया जाए। तो इसलिए
आत्मचिंतन करें, आत्मसात करें। काफ़ी लंबी मीटिंग हुई है, ये काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। आप लोगों से आज आशीर्वाद मिला और बहुत लोग रोहतक के साथी, भिवाड़ी के साथी, सहार के साथी, करनाल के साथी, कुरुक्षेत्र के साथी, धनौरी की टीम, हमारे पानीपत के साथी, कैथल के साथी और तमाम चंडीगढ़ से भी साथी आए हैं। सब लोग, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, सबका शुक्रिया अदा करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं, संकल्प लेते हैं कि आपका खून है, आपके समाज से है, भाईचारा और काम राम में विश्वास रखते हैं, बढ़िया काम करांगे। आप लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने जिसके लिए समय खराब कराया, जिसका सम्मान कराया या जिसको आगे बढ़ा धोखा दिया, ऐसा आपको कभी सोचने नहीं देंगे। और इस आशा उम्मीद के साथ कि जो भरोसा आपने किया है, जिस भरोसे के साथ आप हमारे साथ लगे हो, आप ये सोचते हो भाई ये कारवा छोटा है, ये कारवा छोटा नहीं है। साहब कांसीराम 10 लोगों से शुरू करते थे और 15-20 साल 100, 200, 100, 200, 500 तक बात करते थे और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेट जीत लिया। और यही शुरुआत हमारी है। तो एक 9वां प्रोग्राम है और जैसे ही हमारा 15वां 16वां प्रोग्राम होगा, अगला प्रोग्राम 1 साल के बाद जब जींद में होगा तो 1 लाख लोगों की रैली करेंगे। 1 लाख लोग, क्योंकि राजनीति में कहते ना चढ़ाई, पीक, चढ़ाव, वो एकदम नहीं करना चाहिए। हम गलती करके नहीं सीखना चाहते। दूसरे लोगों ने जो गलती करी है उनको सीख रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं किस किस ने कितनी गलती करी। आप लोग ही बताते हो कि उस नेता ने ये गलती करी थी, आप मत करना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है गलती करके सीखने का। और बहुत लोग इस उसमें बैठे हैं, कोई भी आंदोलन है, कोई भी विचार है, कोई भी व्यक्ति हो, 4 प्रकार के दौर से गुजरता है, 4 प्रकार के फेज से गुजरता है। जब हमने पहले मीटिंग करी थी, कुछ साथियों ने कहा कुछ नहीं, 1-2 मीटिंग और कर लेंगे, बहुत आए चले गए। फिर 3-4 मीटिंग होगी, न बोले कोई खास बात होनी, जींद का आसपास तो रिश्तेदारी है, हो जाए मीटिंग। इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना भाई कुछ तो बात है, 9वीं मीटिंग है। लेकिन जो विरोधी लोग हैं उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि वे प्रोग्राम तो हो सकते हैं, सामाजिक तौर पर लोग आ सकते हैं, रिश्तेदार जानकार आ जाएंगे, सामाजिक बाबा साहब के नाम पे आ जाते हैं, जब पार्टी बनाओगे तो उठ कर बैठेंगे। तो ऐसे भी हैं, ऐसे मजाक चला हुआ। और जब 23 मीटिंग पूरी हो जाएंगी और कारवा बड़ा बनता दिखेगा, फिर तीसरी चीज चलेगी, बदनामी, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, अफवाहें उड़ाई जाएंगी। एआई चली हुई है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरा फोटो उठा के साथ या खट्टर के साथ या अपनी किसी लड़की के साथ लगा के कहेंगे देखो ये नेता तो खराब हो लिया, पिक लिया। फिर ये चलेगा जब हम मजबूत होंगे। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, आप पर खुद लोग हो, ये सारी चीजें चलेंगी। साहब कांसीराम को CIA का एजेंट कहा था, CIA का एजेंट, अमेरिका से पैसा आता है। लेकिन हमारे लोगों ने कहा हमारे नेता पे भरोसा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लोग भी बुराई करेंगे, हमारे लोग भी घर घर जाकर के कहेंगे वो तो बिकाऊ नेता है, पकौड़ा है, पता नहीं क्या क्या चीज कहेंगे। इसलिए प्रमुख सम्मेलन करते हैं हम सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों का, क्योंकि कोई भी बुराई, अफवाह या किसी प्रकार का षड्यंत्र आता है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका सबसे पहले काउंटर करता है। बदनामी चलेगी, जो हम ऊपर जाएंगे मीडिया गलत लिखेगा, मीडिया नहीं चाहेगा ये उभरे, ये लोग अपनी सरकार बनाए, मीडिया हमारे खिलाफ लिखेगा, अखबार देखोगे ना भ्रमित हो जाओगे, उसका भी इलाज हमने किया। आज हमारा समाज भी मीडिया में हमारे भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद चौथा, जब हमारी पार्टी भी बनेगी और हमारा सिस्टम बन जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी,
फिर जो लोग विरोध कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, ताने मार रहे थे, तंज कसे थे, कहेंगे कुछ भी हो भाई सह तो मारा है। फिर सारे लोग लग लेंगे साथ, फिर सारे लग लेंगे भाई हमारा भाई है, कट्ठे बैठा कर दे, कट्ठे पढ़िया कर दे, हमारा खेत मार दा, हमारा गेहूं काट रखी है, हमारा ये कर रखा है, मेरे के लिए पढ़ रहे हैं, कमरा में रहा कर दे, तमाम तरह की चीजें, वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं जब आदमी कामयाब हो जाता है। तो ये चार चीजों से गुजरेंगे तो आप परवाह मत करना हमारे खिलाफ, हमारे किसी भाई के खिलाफ कोई भी चीज आए तो भरोसा मत करिए उन लोगों पे, क्योंकि उनकी ताकत एक ही है, आप लोगों को विचलित करना, और आप उनके पास कोई ताकत नहीं है। विचलित मत होना बस, बाकी काम हमारे को छोड़ दियो, ऐसे अलग कर देंगे। वो बात नहीं है 5 सीएम हमारे समाज के नेताओं ने दूसरों को बना दिया, इतनी बार हम बनाएंगे, उनको नहीं बनाएंगे भाई, और वो तब बनेंगे जब हम बनाएंगे। इससे कम कोई समझौता नहीं, हमारे बिना सिस्टम में कुछ नहीं है। अभी 4 दिन पहले कांग्रेस का SC सेल का प्रोग्राम था यहाँ पे, देखो कितना डर है, यही था प्रोग्राम, कभी नहीं हुआ पहले। उसमें कांग्रेस का सांसद भी था, 3 विधायक थे, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष SC सेल वो भी बैठा था, और 200 लोग थे। अभी से सक्रिय हो गया कि वोट बैंक जा रहा है, वोट बैंक खिसक रहा है, तो एहसास करा दें उन लोगों को। सरकार सबको चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी सबको चाहिए। आज जाट समाज भी बहुत परेशान है सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, भले ही उनका मुख्यमंत्री ना बने, डिप्टी सीएम बन जाए, लेकिन वो सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं, इसलिए तगड़े हो जाओ, वो आपको भी सीएम बना सकते हैं। जब वो बीजेपी के साथ जाकर डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो आपके साथ जाने में क्या परेशानी? कुछ भी परेशानी नहीं है, बस आप मानना शुरू कर दो। ये बड़ी बातें नहीं है कि आप सोच रहे हो बड़ी बड़ी बातें, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी बातें नेता करते हैं, जो खोखली बातें करते हैं, उनका एक वादा पूरा नहीं होता। हम तो मजदूर के लड़के हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवारों के बच्चे हैं, एक गाड़ी में चलते हैं। हमारे कटारिया साहब कहने लगे, रंगा साहब आप तो एक गाड़ी में चलते हो, छोटी सी गाड़ी है। मैं बोला ये 100 गाड़ी में चला करते नहीं, इन्हें कुछ नहीं दिया समाज को। अरे 100 गाड़ियों में जो चलते हैं ना, ये बताते हैं कि आपका बेटा राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति करने के लिए 100 गाड़ी चाहिए। और अनिल रंगा ये बताता है कि आपका लड़का भी राजनीति कर सकता है, राजनीति करने के लिए एक गाड़ी चाहिए, बस विचारधारा उनका होना चाहिए। तो इसलिए हमारे सारे साथी, हमारी ये भी मत सोचना कि भाई इनकी कमजोर टीम है, पूरी मजबूत टीम है। हमारे साथी मुकेश राठी जी हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, खड़े होंगे एक बार। रोहतक से बड़े बढ़िया साथी हमारे साथी अशोक बच्चन जी हैं, देवेंद्र सांगी जी हैं, सुखबीर जी हैं, केशव भाई हैं, हमारे साथी हैं सारे, और तमाम साथी मुकेश ग्रोवर जी हैं, सारे आम परिवारों के, सारे नेक कमाई से अपना घर चलाने वाले लोग, और पूरी ईमानदारी के साथ किसान की, मजदूर की, कमेरे की ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। सामाजिक नेता जाट समाज में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बेचारे टिकट नहीं मिलती, जीत नहीं पाते। जिनका रसूख बहुत बड़ा है, 30-30 साल हो गए, बूढ़े बना दिए कांग्रेस बीजेपी ने नेताओं को। एक बहुत बड़ी फौज तैयार खड़ी है, बस आपका इंतजार कर रही है कि भाई कोई बढ़िया एक ऐसे समाज पे कोई प्लेटफॉर्म आए, आपने 20,000 वोट मिल जाए, 20 हम ले जाओगे, पता किसकी हिम्मत है, कौन रह देगा अपने। यही तो समीकरण होता है। तो इसलिए निश्चित रहें, जो विश्वास आपने किया है, जो भरोसा आपने जताया है, इस भरोसे पे कायम रहेंगे, और अगली बार जब जीत में मिलेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ, इस संकल्प के साथ, मेरे माँ बाप को साक्षी मानते हुए, मेरे बच्चों को साक्षी मानते हुए, आप सभी लोगों को साक्षी मानते हुए, आपका संकल्प लेते हुए, अगली बार जब जीत में मिलेंगे तो कम से कम आप ये महसूस करोगे कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इस वादे के साथ। कोई कमजोर बात नहीं करेंगे, मजबूती से अपनी बात करेंगे, और ऐसा भी होगा
6 महीने में 1 साल में हमारी पोजीशन इतनी अच्छी हो जाए, मुझे भी किसी षड्यंत्र के तहत कोई जेल में डाल दे, कोई बात हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं। हमारे साथी मेरे जाने के बाद अपने आप संभाल लेंगे सारी चीज। हमने पूरी टीम तैयार कर रखी। आएगी ऐसी पोजीशन, आती है ऐसी पोजीशन। एक नेता जेल में जाने से डरता है, उसका समाज मर जाता है। जो नेता जेल में जाने से डरता है, उसका समाज मर जाता है। लेकिन मैं संकल्प लेते हुए कहता हूं, हम ना जेल से डरेंगे, ना गोली से डरेंगे, क्योंकि हमारे जूनियर साथी, हमारे साथी, सीनियर साथी इसको चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कोई परिवारवाद की लड़ाई नहीं है। मेरा पिताजी कोई विधायक MP MLA नहीं कि मुझे इसकी विरासत बचानी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथी हैं, हमारे साथी इस टीम को चलाएंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो आज प्रोग्राम में बैठे हैं, जो आज आए भी नहीं, वो भी इस आंदोलन को चलाएंगे। आंदोलन किसी के बाप का नहीं होता, आंदोलन किसी परिवार का नहीं होता। सामाजिक आंदोलन, महापुरुषों का आंदोलन परिवारवाद का नहीं होता। वो होता है, किसका होता है? वो उस व्यक्ति का होता है जिसके अंदर मिशन है, जिसके अंदर इनकलाब है, जिसके अंदर समाज की पीड़ा है। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में सैनी समाज से थे, उसका आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, महार समाज से। बाबा साहब का आंदोलन पंजाब के साहब कांसीराम ने चलाया, साहब कांसीराम के आंदोलन को उत्तर प्रदेश के लोगों ने चलाया। ये किसी एक परिवार का नहीं है, किसी एक स्टेट का नहीं, किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है। और जो जाति का आंदोलन बन जाता है, जो परिवार का आंदोलन बन जाता है साथियों, वो समाज हाशिए पे चला जाता है। आप समझदार लोग हो, चिंतन करना जरूरी है। हम हरियाणा के लोग, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने महापुरुषों को साक्षी मानते हुए, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, अपनी नस्लों को ध्यान में रखते हुए, अपने बुजुर्गों का सम्मान ध्यान में रखते हुए, किसान का, मजदूर का, दलित का, पीड़ित का, पिछड़े का, या जो भी लोग इस आंदोलन में काम करेंगे, उनकी भलाई के लिए काम करेंगे और सबकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। एक एक साथी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी साथी इस कार्यक्रम में पहुंचे, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया, पगड़ी पहना करके स्वागत किया, मुझे पैसे से मेरा सम्मान किया, सर पे हाथ रख के सम्मान किया। और जितने भी साथी इस मंगल कामना के साथ आए कि मैं नील रंगा और उसकी टीम के साथ हूँ, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, सर झुका करके आपको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय साहब।